नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में एक और बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम मरुधरा की बात की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल गई है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी पिछले 48 घंटे 50 घंटे से कि देवउठनी 11 के दिन चुनाव होने से कितना असर पड़ेगा, कितने तरह के लोग प्रभावित होंगे। बड़ा मुहूर्त है शादी का और उसकी वजह से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो मतदान से कहीं दूर ना हो जाए, उनके व्यापार प्रभावित ना हो, लोगों के शादी-ब्याह के माहौल पर असर नहीं पड़े और इसलिए 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को चुनाव होगा। 3 दिसंबर को जो नतीजे आएँगे वो एज़ इट इज़ आएँगे। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का जो ऐलान जो किया था उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसकी तारीख पहले चुनाव आयोग की तरफ से 23 नवंबर तय की गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीख को लेकर लगातार सुर्खियां थी, चर्चाएं थी। लोग अलग-अलग तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि इससे बहुत असर पड़ेगा। जो लोग शादी ब्याह में व्यस्त हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में डेस्टिनेशन मैरिज जो है वो भी राजस्थान में बाहर से लोग राजस्थान के बाहर के भी आते हैं और राजस्थान के लोग भी डेस्टिनेशन मैरिज के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की बुकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती थी और इसको ध्यान में रखते हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया है। और एक तरफ जहां तारीख बदल गई है, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये है कि राजस्थान में चुनाव और जो 5 और राज्य, राजस्थान के साथ 4 और राज्य, कुल 5 राज्यों में जो चुनावों का ऐलान किया गया, उसके साथ ही जिस तरह से ओबीसी को लेकर, जातीय समीकरणों को लेकर चर्चा हो रही है, जातिगत वोटर को लुभाने की जो कोशिश हो रही है, जो प्रयास हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर जो है कि इस मुद्दे को इस चुनाव में बड़ा विषय बनाया जाए। ओबीसी, दलित, एससी, एसटी के जो लोग हैं उनको भी बराबर हक मिले। लिस्ट जो प्रतिनिधियों का जो उम्मीदवारों का जो कैंडिडेट्स का जो चयन होगा उसमें भी ध्यान रखा जाए और उनका प्रतिनिधित्व कितना है ये सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे, इस तरह की बातें राजस्थान आपके हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से हो रही है। शुरुआत बिहार से हुई, पूरे देश में राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने इसको मुद्दा बनाया। अब ये मुद्दा किसके पक्ष में कितना जाएगा इन चुनावों में? लोकसभा के चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है। इस सेमीफाइनल मैच में ये ओबीसी कार्ड कितना, किसको, कितनी वोट सीट पर कौन सी पार्टी को कितना प्रभावित करेगा? आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेश चौधरी जो हैं वो प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही गोविंद छिपा जी प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सुरेश चौधरी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा और जिस तरह से पूरे देश की जो एक्स-रे कराने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक्स-रे से डरते हैं नरेंद्र मोदी। ये एक्स-रे की जरूरत आज 2023 में क्यों राहुल गांधी को महसूस हो रही है सुरेश चौधरी जी? इससे पहले इतनी मुखर आवाज राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं सुनने को मिली। मीना जी, जिस रूप में देश में माहौल चल रहा है, जिस रूप में आरक्षण की बात चल रही है, जिस रूप में देश के अंदर एक नई आरक्षण की क्रांति सी कहें, एक अलग सा माहौल बन रहा है। और आपने जैसे एक शब्द कहा कि कांग्रेस को अब कैसे याद आई, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था वो ही जुल्म के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ, सेठ साहूकारों के खिलाफ, रजवाड़ों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ इसका गठन हुआ था। गरीब को, जरूरतमंद को
ऐसे लोगों को जो शोषित थे, पीड़ित थे, उन लोगों के संरक्षण के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। आज सवाल ये नहीं है, ये अपन ये कहें कि आरक्षण जिस जाति को जितना, जिस की जितनी भागीदारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये मिलता है तो गलत क्या है भाई? ये पता चल जाए इस देश में कि जाट इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, फलाना इतने हैं, ढिकड़े इतने हैं, मकड़े इतने हैं, तो ये पता चल जाएगा। तो इस आरक्षण, आजादी के 75 साल बाद ये बात क्यों याद आ रही है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, 75 साल बाद में याद नहीं आ रही। कांग्रेस तो इसको आरक्षण के मामले में शुरू से ही, ये समानता कैसे आए, गांधी जी के तो सिद्धांत में था कि जो लोग नीचे दबे पड़े हैं और जो ऊपर हैं, इन दोनों को बराबर कैसे करें, इस समाज में समानता कैसे आए। ऊपर और नीचे दो है, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से देश में जितनी कैटेगरी है उसका एक्सरे होना चाहिए। अब ये आर्थिक रूप से यहाँ पर मतलब तो यही है कि समाज में हर वर्ग समाज की विकास की धारा में समान रूप से शामिल हो। और वो किससे तय होता है? वो किससे तय होता है? उसकी जाति से तय होता है या उसकी सामाजिक वर्तमान दशा से तय होता है? वो कैसा जीवन जी रहा है, किन लोगों के बीच बैठ रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसी परिस्थितियां उसके सामने हैं। गोविंद छेपा जी, आपकी पार्टी बीजेपी इस मुद्दे पर, जो कांग्रेस और अलायंस इंडिया इस वक्त जिस मांग पर अड़ी हुई है, आपकी पार्टी का इस चुनाव में, जो 5 विधानसभा के चुनाव जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है लोकसभा से पहले, आप इस चुनाव में कितना असर इस मुद्दे का देख पा रहे हैं? मीना जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल बाद भी हमको जाति की बात क्यों करनी पड़ रही है। हम सबका साथ सबका विकास सर्व जाति की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किसी समय कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था, नेहरू जी ने। न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर, इस तरह के नारे देने वाले, जाति के विरुद्ध की हमेशा बात करने वाले आज ओबीसी की जनगणना की बात केवल और केवल एक चुनावी मुद्दे के तहत कर रहे हैं, वरना इनको ओबीसी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी समुदाय से हैं, उपराष्ट्रपति जी भी ओबीसी समुदाय से हैं, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपति जी जो है दलित समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न तो जाति देख के कोई पद देती है, न जाति देख के कोई पद नहीं देती। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम जातिगत आधारित राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ओबीसी की गणना करनी है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या समाज को बांटना चाहते हैं? क्या समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं? किसी समय हमने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। आज ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा जनगणना होगी हम उसको उतना ज्यादा प्रतिशत देंगे। क्या होगा राजनीति जो है जनगणना विस्फोट का? ऐसे तो हर आदमी जो है, हर जाति ये सोचेगी कि हम तो जनसंख्या हमारी ज्यादा से ज्यादा कर लें। तो ये बिल्कुल विभेदकारी जो है नीति है। और जातिगत जनगणना के देखिए अब इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे आगे जाके, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब कम से कम जो हम 2047 में भारत को विश्व गुरु और भारत को आर्थिक शक्ति बनाने का सपना देखते हैं माननीय मोदी जी, उस समय सर्व समाज की बात होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए और सबकी बात होनी चाहिए। जिसका जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको पद मिलना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। फिर मैं कह रहा हूं, जाति के आधार पर किसी को रोका भी नहीं जाना चाहिए और केवल उस जाति का है इसलिए उसको कोई पद दिया जाए, ये भी गलत है। जी महेश शर्मा जी, मुद्दा ये है कि एक तरफ तो इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाना चाहती है, और दूसरा पक्ष ये है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री और तमाम वो पद जो इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाए हैं, वो उनके पास बिना कुछ बोले संदेश देने के लिए है। अब जनता किसकी सुनेगी? जो दिख रहा है और जो कहा जा रहा है।
आप ये देखिएगा कि एक बार नारा यही लगा था कि भारत का अगर इतिहास के और जितने भी जो जानकार हैं वो बता देते हैं कि हमारे यहाँ जातीय व्यवस्थाओं ने इस देश को बहुत पिछड़ेपन की तरफ धकेला है। यहाँ तक कि इनमें भेदभाव की वजह से ही एक रही है कि देश गुलाम बना है। तो ये एक तर्क दिया जाता रहा है। इसलिए सभी कह रहे हैं, सभी जो हमारे जो नेता रहे हैं उनका ये कहना था कि भाई जाति पाति को भूलो और अंतरजातीय विवाह करो और ये वगैरह सब चीजें चली हैं, आंदोलन भी चले हैं और इस आंदोलन को गति भी मिली थी बीच में। खैर छोड़ो, ये तो इतिहास की बातें हैं। अभी तो मौजूदा स्थिति में कि ये जो जातीय जनगणना की बात जो है वो एक चुनावी दाव पेच है। जातिगत अगर अब तक गणना थी तो 2011 और उसके बाद में कितनी बार जातिगत गणना को मतलब क्या कहते हैं ना प्रधानता दी गई है, की गई है। जातिगत गणना तो की गई है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ उसका। 2011 में जो जातिगत गणना थी उस समय कौन सत्ता में था, उसने अभी तक क्यों नहीं उजागर किया था अपने कार्यकाल दौरान क्यों नहीं उजागर? बाद में जब दूसरा दल आ गया तो आप जातिगत की बातें शुरू कर दी है। और जातीय ये इन्होंने एक बार आप ये देखिएगा कि जब 2014 के जो नतीजे आए थे और उसके बाद में जो बिहार के नतीजे जिस तरह से खेले गए और जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठा करके देश भर में जो कुछ हुआ है, हमारे मतलब उस समय अशांति फैली थी। मतलब आरक्षण का एक सिर्फ ये सुझाव था कि क्रीमी लेयर का समीक्षा की जाए, एक बार देखी जाए, ये इस चीज को लेकर के था। लेकिन उसको पूरे देश में किस रूप में प्रचार किया और उस आंदोलन की वजह से फिर आगे जितना भी सुधार होने की व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई। ये भी अपने पास एक पृष्ठभूमि है कि बहुत बड़ा बात है। अब हम फिर जातिगत ऐसे टाइम पे जब इस समय ये मालूम है कि जनगणना ही नहीं हुई है 2021 की, तो फिर ये जातिगत मतगणना किसके आधार पर करवाना चाहते हैं? एक बात। और अगर आरक्षण करना चाहते हैं या चुनाव जीतने के इरादे से करना चाहते हैं या अपनी तरफ मतलब ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, ये जो मुद्दा है कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया था इसे। लेकिन अब वो अचानक मतलब क्या कहते हैं, चूंकि INDIA अलायंस में नीतीश कुमार जी ने ये मुद्दा उठाया और उसको सार्वजनिक किया, उसको देखा देख उड़ीसा भी कह रहा है कि हम भी करवाएंगे। अब पहले हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की बात हुई थी सरकार की ओर से। अब अचानक कहा है कि सर्वे किया जाएगा। मतलब ये अभी कुछ सारा मामला होच पोच है। आदर्श की बात करें तो कोई गणना नहीं होनी चाहिए। टिकट जो आप क्यों बांटते हैं, आप किस आधार पे बांटते हैं? सारे राजनीतिक दल किस आधार पे बांटते हैं? जाति के आधार पे। तो फिर जब स्वयं नेता लोग और पार्टियां खुद जाति के आधार पे टिकटों का आवंटन कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कैसे भी हो, आज आदर्श की बातें हो जाती है। जब कोई एक पक्ष मतलब मांग करता है कि जातीय आधार पे गणना हो, तो उस दौरान मतलब क्या कहता नहीं, ये जाति न पूछो साधु की शुरू कर दिया जाता है इसके अगेंस्ट में। और जब जाति न पूछो जाति की, तब चुनाव के लिए कहा जाता है कि जिस चुनाव और उसमें सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी जाति की ज्यादा होनी चाहिए जिसका प्रतिशत ज्यादा हो। तो ये पूरी बात में महेश शर्मा जी, इस पूरी आपकी विश्लेषण में दो बात समझ में आती है। एक तो ये कि जातिगत जनगणना चुनाव में जनता के ज्यादा नजदीक जाने का एक माध्यम बन सकता है, और दूसरी बात ये कि जातिगत जनगणना को जिस तरह से हथियार या मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो कितनी सही है, प्रासंगिक है आज के दौर में। और तीसरी बात ये कि जनता जिस विषय पर सबसे ज्यादा, जिसको कहना चाहिए भावुक है, वो विषय भी शायद यही है। और इस भावुकता के साथ IT, चंद्रयान, ये जो तमाम
21वीं सदी की जो बातें हैं वैज्ञानिक और तमाम विकसित भारत की और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो बातें हैं, उन सब के बीच राजीव जैन जी जनता कौन से दृष्टिकोण से अपने स्वार्थ, अपने हित, अपना समाज, अपनी प्राथमिकता या देश, दोनों में से एक की तरफ जाना होगा जब इस विषय पर बात होगी तब? देखिए मीना जी, जो ये जातीय जनगणना वाला एक मुद्दा आया, तो ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है। इसका क्या लाभ मिलेगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। जब एक तो ये जातिगत जनगणना भी गैर भाजपाई दलों का उठाया मुद्दा है, क्योंकि ये जब भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उदय होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये जातिगत चीजें लाते हैं, क्योंकि भाजपा, इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दल के रूप में भी विरोधी दल उसको प्रचारित करते हैं। तो जब उसका उभार होता है तो उसकी काट के लिए आप देखिए, पहले मंडल कमीशन लाया गया जब वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के समय बहुत हाइप पर थी, तो उस समय मंडल कमीशन लाके तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तोड़ निकाली गई दूसरे दलों द्वारा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको एक नारा याद दिलाऊं, वहां बसपा सपा 92 में 90 जब अयोध्या प्रकरण हुआ था, उसके बाद जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ऊपर जा रही है, उसका ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, तो उसको रोकने के लिए उस समय वहां उत्तर प्रदेश के जो दल थे बसपा और सपा, कांचीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मिले, तो वहां एक नारा बहुत जोर शोर से चला, जिसमें उनको सफलता भी मिली कि मिले मुलायम कांचीराम, हवा हुए श्री राम। ये नारा उस युग में उत्तर प्रदेश में बहुत चला और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां इस नारे की वजह से हार मिली। उसके बाद जातिगत जनगणना सब भूल गए। और जहां तक जो विपक्षी दल में जो गैर कांग्रेसी दल है, जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दल है, वो ज्यादातर जेपी मूवमेंट के निकले हुए हैं। उनके नेता, उनके आदर्श जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण का सबसे पहला ही नारा ये था कि जाति तोड़ो समाज बनाना है। तो उस 77 के 75 के जो इमरजेंसी का काल था, उस जमाने में कई ज्यादातर लोगों ने जो जेपी को अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया, जाति सूचक शब्दों को हटा दिया अपने नाम के आगे से। तो आज उन्हीं के जो शिष्य है, नीतीश कुमार है, लालू यादव है, या जो है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो एक विरोधाभास है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ तो वो जेपी और राम मनोहर लोहिया के आदर्शवाद की राजनीति करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास साफ नजर आता है कि उनको इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कार्ड देखनी है, तो कांग्रेस भी उसमें मिल गई। कांग्रेस की ये नीति नहीं थी कि कहीं जातिवादी जो उसका सोच अब सामने आ रहा है कांग्रेस का, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की वो बात कर रही है, ये इसमें भी जातिगत जनगणना मान लो हो जाती है, तो उसमें भी जो ओबीसी की जातियां हैं, उसमें जो डोमिनेट करने वाली ओबीसी है, जो छोटी जातियां हैं ओबीसी वर्ग की भी, तो उनका तो फिर भी नुकसान ही होना है कि जो बड़ी जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में बाद में शामिल हुई, मूल ओबीसी और बाद में शामिल हुई ओबीसी की जातियां, बाद में जो शामिल हुई है वो कहीं ना कहीं एक ताकतवर जातियां हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो छोटी जातियों को कहीं ना कहीं दबा देंगी। यदि इस तरीके की चीज भी बाद में सामने आई, तो ये विरोधाभास इन आपस में भी चलेगा, जातियों के बीच भी कहीं ना कहीं संघर्ष होगा, ओबीसी की जातियों में भी संघर्ष होगा। जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ अलग अलग बड़ी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल है, वो छोटी जातियां जैसे सुतार है, छिपा है, नाई है, दूसरी जातियां हैं, तो ये बहुत कम संख्या में, इनको कहीं अधिकार हक नहीं मिल पाएगा। तो जो बात होती है, मेरा तो वो कहना है, लेकिन ये सब चीजें क्या राजनीतिक तौर पे अब सामने आ रही है कि मूल विषय है वो तो 2024 का चुनाव है। जनता जो है राजीव जैन जी, जनता कितने दिन तक, कितने सालों तक ये बात समझ नहीं पाएगी कि राजनीतिक दल इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं? एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है सुरेश चौधरी जी कि कांग्रेस पार्टी, वो भी राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी टी शर्ट वाले राहुल गांधी को देखते हैं, यंग नौजवान राहुल गांधी को देखते हैं, जो नए भारत के राहुल गांधी के रूप में नजर आते हैं, वो राहुल गांधी भी इस जातिवादी राजनीति के फेर में उलझ गए, उलझा दिए गए, या फिर ये उनकी खुद की सोच है?
देखो मीना जी, अपन ये बात करें कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने देश को जाति में बांटने की बात आ कहां रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री? अभी बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद जी ने बताया कि ये एससी के हैं, देश के उपराष्ट्रपति है या ओबीसी के उपराष्ट्रपति? देश के उपराष्ट्रपति है ना, देश के प्रधानमंत्री है ना, उनके लिए ही अभी गोविंद जी ने ये बताया कि वो ओबीसी के हैं। तो ये बीजेपी की कथनी और करनी में हर जगह फर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि देश को जाति में बांट रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो जाति पिछड़ी रह गई, गरीब रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई, उनको रोजगार नहीं हुआ मिला, या उनको शिक्षा नहीं मिली, या उनको नौकरी, उनको व्यापार करने के लिए बाजार नहीं मिला, तो उनको अगर इस देश में उनको समर्थन नहीं दिया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, उनको कहीं न कहीं कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, या उनके लिए कोई चीज नहीं बनेगी, तो वो अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। राजीव जी ठीक कह रहे थे कि वो गरीब लोग, मान इन्होंने ओबीसी में इन्होंने कुछ जातियों का नाम छुपा गए राजीव जी, लेकिन वो सब जग जाहिर है कि वो लोग आ गए, इसलिए वो आरक्षण खा गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को अगर देश में समानता नहीं आएगी, लोग बराबर नहीं होंगे, तो ये देश तरक्की करेगा कैसे? केवल नारों से विश्व गुरु नहीं बनेगा, देश में हर व्यक्ति को डेवलपमेंट होगा। उसमें जाति की राहुल जी ने कहा बात की है? बात की नहीं। राहुल जी ने यह कहा कि भाई जातीय एक जनगणना से, सर्वे से अपने पास स्थिति आ जाएगी कि इस समाज के इतने परसेंट जनता है, तो इस समाज को इतने परसेंट महत्व देना चाहिए। तो ये वाजिब है ना, क्या दिक्कत है? अपन कोई ये कहता है कि इस जाति के 70% क्यों है, इस जाति के 90% क्यों, तो मौका तो मिलना ही चाहिए ना सबको, इसमें बुराई कहाँ है भाई? अगर पिछड़े, या तो ये कह दें कि गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होगा। क्या कारण था सुरेश चौधरी जी, 2011 में जनगणना हुई और ये जो है फाइल सरकार ने अपने पास ही सीमित रख ली, जनता के सामने नहीं लेकर आए? नहीं, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। कार्य पूर्ण होता तो जरूर सामने लेके आते, क्यों लेके आते? जरूर लेके आते। और देखो, कांग्रेस के लिए जाति का आरोप लगाना ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। जो वादे किए थे, जो बातें की थी, ये जो चीज लेके स्टार्ट हुए थे, उनमें तो कहीं खरे उतरे नहीं, खरे हुए। जो काम शुरू हुआ 2011 में सुरेश जी, काम शुरू हुआ और 2014 तक आपकी सरकार रही, तब तक सरकार काम पूरा नहीं कर पाई। यही वजह रही कि सरकार को जनता ने नकार दिया, क्योंकि वो काम समय से नहीं कर पा रही थी। अब सरकार को लग रहा है, मौजूदा सरकार को, कि ये काम है ही नहीं जिस पर समय लगाया जाए सरकार का या सरकार की मशीनरी का। गोविंद छिपा जी, यही बात है क्या? नहीं, मैं देखिए थोड़ा सा राजीव जी की बात से आगे लूंगा अपनी बात को। राजीव जी ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो भी मुद्दा लाते हैं, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो चौकीदार का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दे हो, उनकी निकल जाती हवा। अब विपक्ष बेचैन है 9.5 साल से, जो सत्ता से बाहर है, तो ये केन प्रकारेण अब इनको ये लगता है कि जातिगत राजनीति से हम जातिगत बात करके, अभी ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश जी कह रहे थे कि जाति की बात करने में ऐतराज क्या है। आप सर्व समुदाय को अगर उठाने की बात करते हैं, अगर ये कहते हैं कि जातिगत आंकड़े आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मैं कहूँ जाति के आंकड़े आपको चाहिए क्यों? जातिगत आंकड़े इसलिए तो चाहिए ना कि अगर 90% है तो उसका हिस्सा 9% होगा, किसी का 2% है मेरे जैसे का तो उसको 2% मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो आंकड़ों का करोगे क्या भाई? और आप ये हम पे आक्षेप लगा रहे हैं कि हम दोहरी बात करते हैं। देखिए, दोहरी बात तो कांग्रेस करती है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में इन्होंने सर्वे कराया, उसके आंकड़े क्यों नहीं जग जाहिर किए? और वो सर्वे कैसा हुआ वो एक अलग चीज है। उड़ीसा में जातिगत सर्वे का ये विरोध करते हैं और देश में ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ चतुष्पद पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। टीएमसी की
ममता बनर्जी दूसरी कुछ बात बोलती हैं, गठबंधन में एका हो नहीं रहा है, तो राजीव गांधी, सॉरी, हमारे राहुल गांधी जी और जो है जातिगत ओबीसी के समुदाय की बात करने लगे हैं। इस मुद्दे में कोई जान नहीं है, ये स्वयं गठबंधिया, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भी जानता है। और हम सबको देखिए, ये सोच विचार करके फैसले करने चाहिए। एक मंडल आयोग आया था, कितने लोगों की जान गई, कितने विद्वेष बने आपस में। हमने तो ये किया है कि जो जातियां नहीं थी उनको भी जातियों में बांट दिया। धोबी कोई जाति जो जाति नहीं होती थी, नाई जाति नहीं होती थी, वो तो काम था, उसका प्रोफेशन था, हमने उसको भी जाति में डाल दिया। कितने टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ा को होगा क्या? हमें देश की बात करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ नहीं है, अब अगर आपके पास मुद्दे हैं, ये जानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये जानते हैं कि 9 सालों में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, ये जानते हैं कि फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग रेट हमारी है। वो तो हमले तो होंगे, कहाँ कराते आप थे सुरेश जी प्लीज, देश के अंदर। हम बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने बात ऐसी बोल दी। आप अपनी बारी में आराम से जैसे मुद्दे पर प्लीज 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 सुरेश जी, ऐसे नहीं। तो यही है कि ये अम्बेडकर जी की बात करते हैं। अम्बेडकर जी प्रथम एसटी समुदाय से, अच्छा ये मुझे अच्छा याद दिलाया, इन्होंने कहा ओबीसी पीएम, ओबीसी समुदाय से आते हैं, ये बोला था मैंने, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा था ओबीसी के पीएम है। ये आप कैसी बात कर रहे हो सुरेश जी, आप मेरे से इतने वरिष्ठ हो। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ही बोलते हैं, मेरे को क्यों कह रहे हो, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही बोलते हैं। ये कहाँ बोला मैं ओबीसी का पीएम हूँ? ये कहाँ बोला ओबीसी का पीएम हूँ? मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ। लेकिन ठीक है, मुद्दा ये है कि कोई न कोई, किसी न किसी जाति और समाज से जो हमारी व्यवस्था में अभी तक बना हुआ है, उससे तो कोई आता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। हमारे देश में टिकटों का वितरण भी इसी आधार पर होता रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट किस समाज का लाया जाए, जो इस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेने की क्षमता रखता हो। और इसीलिए इस जातिगत समीकरणों के चक्कर में ही हमने आज की इस बीजेपी की पहली लिस्ट में और इससे पहले के उम्मीदवारों में भी देखा है, विधायकों में भी देखा है कि बहुत काबिल लोग विधानसभा क्षेत्र में होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उस समाज विशेष के लोग उस विधानसभा में उतने नहीं हैं जिससे कि उसको वोट में तब्दील होकर वो बहुमत हासिल कर सके। सवाल ये है महेश शर्मा जी कि ये जो मुद्दा है, मैं इस बात को फिर, क्योंकि ये जनता को सीधे अटैक करने वाला मुद्दा है, जनता को सीधे साथ लेने वाला मुद्दा है, लेकिन जनता आज की, उसे क्या चाहिए? उसे अपने समाज, अपनी जाति और अपनी तरह का व्यक्ति शासन प्रशासन में चाहिए या काबिल व्यक्ति चाहिए? देखिए, आप अगर गौर करें आधुनिक राजनीति पर, तो आपने देखा जाट आंदोलन भी देखा है आपने हरियाणा में, आपने गुर्जर आंदोलन भी देखा है, राजस्थान में मराठा आंदोलन भी देखा है आपने, और पटेल समुदाय का भी आंदोलन देखा है। और आपने उस पार्टी को भी देखा है जो सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में, जो सवर्णों के लिए मतलब जिसे मतलब एंटी वो स्लोगन था, तिलक तराजू और तलवार, वो भी सत्ता में आई। क्या आप ये अगर जनगणना करें, ज्यादा संख्या में हो, कांग्रेस ये गारंटी देती है या और कोई भी दल गारंटी देता है कि जिसका ज्यादा भागीदारी है उसी को ही मतलब क्या कहते हैं वो देंगे? जो काम अभी संभव नहीं है, जनगणना जो हो नहीं पाई है 2021 की, अब जातीय आधार पर 2011 को क्यों ले जा रहे हैं? आधार को बताने के उसके हिसाब से कर दो, तो आपने उस समय क्यों नहीं किया? एक चीज ये प्रश्न चिन्ह है ये अभी भी। तो आप जैसे ही चुनाव होता है तो सभी हमारे मतलब क्या कहते हैं नेताओं ने जिनको को टिकट दिया, योग्यताओं को तो एक साइड में कर दिया, वो जीता हुआ कैंडिडेट समाज की बहुत
उस स्थिति में ला दिया है कि समाज के लोगों को ही जो जिसकी ज्यादा वोट होते हैं उस समाज को ला करके उन्हीं को टिकट दिया जाता है। बातें सब कुछ कर देगा, आदर्श की बातें अलग होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो सब अपनी जाति के हिसाब से जहां जिसका जो समीकरण होता है उसको टिकट देने की कोशिश करते हैं। अब तो गोत्र की बातें होने जाएगी। अगर जनगणना अगर आप बात करेंगे तो आने वाले दिनों में तो गोत्र की बात हो जाएगी। गोत्र को लेकर के भी समीकरण बनते हैं। अगर एक गोत्र के व्यक्ति ने अगर अपना कैंडिडेट खड़ा किया कांग्रेस ने, तो उसके दूसरे गोत्र के लोगों को जो उसके बराबर के लगभग होते हैं उनको खड़ा करने की कोशिश करती है दूसरा दल प्रतिद्वंदी। तो ये जो है देश को आज, ये कोई वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, आज ये सोचने की बात है राजनीतिक दलों को जो मांग कर रहे हैं। आप इन्हें देखा, आपने इसी देश ने देखा है कि एक बार संकल्प लिया गया था कि जाति नहीं दिखाई जाए का, लोगों ने भारतीय नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया था। जो भी सब भारतीय लगने लगे थे, वो किसी भी कास्ट के थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण से लेके और वो शूद्र तक भी, मतलब जो भी हमारे जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब लोगों ने भारतीय लिखना शुरू किया। आज उस मूवमेंट का क्या? आज उस मूवमेंट को चलाने वाले ही जातिगत आधार पे मतलब वापस सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गौर करने की बात, जातिगत होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने की बातें पिछड़े को आगे लाने की होती है, लेकिन हकीकत क्या होती है वो कि हमारी जाति के ज्यादा लोग बागे, इसलिए हमारे को वोट दीजिए, हमारे को सत्ता सौंपने दीजिए। आरक्षण का जो भी मुद्दा बना है वो है किसकी खातिर बना है? वो सत्ता में भागीदारी, शासन में भागीदारी हमारी ज्यादा होनी चाहिए, या तो फिर आप आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दीजिए। अगर आप आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल कितने ही बातें करें, तो वो जो जिसे बोलते हैं ना मुखौटा दूसरा होता है और भीतर असली चेहरा होता है। तो हर राजनीतिक जो दल है समय के अनुसार अपना मुखौटा चेंज करता है। आजादीगत की बात गणना, जब मतगणना ही नहीं हुई है, जनगणना ही नहीं हुई है, तो आप मतलब क्या तो उस चीज की बात कर रहे हो जो अभी सामयिक नहीं, आपने करवा लिया अपने हिसाब से। हर आदमी स्थिति ये हो रही है इस समय कि कोई भी राज्य है वो अब केंद्र सरकार को तो कुछ मानने नहीं लगा। जितने भी राजनीतिक दलों की सत्ता है वो मतलब केंद्र को गिनती नहीं है, वो अपने राज्य पे आ जाती है। क्षेत्रीय दलों का गठन के बीच बुनियाद यही थी, हम भाषा के नाम पे बटे हैं, हम समाज के नाम पे बटे हैं, क्षेत्र के नाम से। अब कावेरी विवाद किन मतलब क्या कहते हैं, जल का जो विवाद है, किन पार्टी के गठबंधन के जो लोग बाग हैं INDI के सदस्य, उनके बीच में विवाद शुरू हो गए। तो जब आप कभी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने अपने विषय का चुनाव करते हैं, वो देश के लिए हित के लिए ठीक नहीं। आप राजनीति करें जनता की। सवाल ये भी है महेश शर्मा जी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में ये जो स्कैनर लगाने की वो बात कर रहे हैं, जो एक्सरे की वो बात कर रहे हैं, ये कहीं विरोधाभास तो नहीं है सुरेश चौधरी जी? ममता जी, मीना जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस बहस को अपन राहुल जी पे केंद्रित करके इस बात को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल जी ने कब कहा कि देश को, एक मिनट आप बीच में बोलते हैं तो फिर लाइन टूट जाती है, या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल। मैं कह रहा हूं कि अभी गोविंद जी ने कहा महबूबा मुफ्ती के साथ कसीमे में इन्होंने सरकार चलाई, मुलायम सिंह के साथ इन्होंने सरकार चलाई, मायावती के साथ इन्होंने सरकार चलाई, ममता के साथ इन्होंने सरकार चलाई। तब कहां दिक्कत इनके क्या थी? मतलब तब तो वो देश विरोधी नहीं थी। और वो इंडिविजुअल अगर कांग्रेस के साथ आके मिलते हैं जब जलते, तो वो अहंकारी गठबंधन हो गया। इंडिया नाम रखना क्या इंडियन आर्मी नहीं है? इंडिया शब्द पे बहस करना ये क्या न्याय उचित है? और मैं कह रहा हूं कि हम जाति धर्म वर्ग में बांटने का कांग्रेस ने कभी काम किया ही नहीं। लेकिन एक समाज के 2% लोग हैं, तो क्या उस 2% पे कोई अधिकारी नहीं बने? क्या उनको बेचारों को रोजगार नहीं मिले?
क्या उनमें आईएएस बनने की तमन्ना नहीं है? उनमें आरएस बनने की तमन्ना नहीं है? उनमें डिप्टी बनने की तमन्ना नहीं है? उनकी आर्मी में जाने की तमन्ना नहीं है? तो उनको अपन क्यों दबा कुचला रखना? जाति के ऊपर बांटना नहीं चाहिए। मैं महेश जी भाई साहब की बात में से पूर्णतः सहमत हूं कि जाति का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीति जाति के आधार पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी वर्ग को ऊपर उठाना, उनके लोगों को उस जिस रेशे में है उस रेशे में उनके अधिकारी बने, महत्व मिले। आप अब ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये जैसे इन्होंने कहा नाई छोटी जात है, अरे भाई नाइयों में कितना है ये सब बताना एक बार। छोटी छोटी ऐसी जातें हैं, उनमें कितने अधिकारी हैं अपने को सबको पता है। अपन जो जाति पढ़ेगी लिखेगी साधन संपन्न होगी वो ही पढ़ पाएगी इसमें। तो इसलिए किसी भी जाति वर्ग को ऊपर उठाना कतई बुरा नहीं है। राहुल जी का ये सोच है, इस देश में सब बराबर हो, ये सोच है। राजनीतिक नहीं होना चाहिए जाति में, राहुल जी नहीं करना चाहते। वो तो भारत में सब जातियों को एक जोड़ना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। खंड खंड तो ये करना चाहते हैं, खंड खंड की प्रवृत्ति तो इनकी है। ये मनु संस्कृति लाना चाहते हैं दोबारा, वो नहीं आ सकती इस आजाद भारत में। लोग पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, शिक्षा आ गई, व्यापार में अब केवल बनिया नहीं है, सब जातियां आ गई। केवल रोज अपन नौकरी पेशे में कौन लोग थे, अब सब लोग आ गए। तो इसलिए देश तरक्की करेगा तो उसके साथ देश में रहने वाले सब लोग तरक्की करें। सब जाति के लोग जिनकी परसेंटेज है वो सब एक साथ तरक्की करें, ये सोच है राहुल जी का। तो ये घुमा रहे हैं इस बात को। तो ये इन वाले कैमरे में जो ये जो अक्षर आप कहते हैं वो अक्षर तो सही आता है। हम कोई बात करते हैं उसमें देश फूटता है, उसमें राहुल जी तोड़ रहे हैं, उसमें राहुल जी खंडित कर रहे हैं। इनका ये जो सोच है, ये आज ये कौन नहीं चाहता कि ये देश विश्वगुरु बने? कौन नहीं चाहता ये देश ताकतवर बने? कौन नहीं चाहता ये देश अखंड और एक रहे? सब चाहते हैं, केवल आप नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि ये जातियों में, आप जातियों में बांटना चाहते हैं, बल्कि राहुल जी तो ये चाहते हैं कि सब जातियां एक हो, एक समान हो, बराबर के हो, समानता है, जिससे देश तरक्की करे। राहुल जी ये चाहते हैं। गोविंद जी, आप क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर घूमे हैं हमारे सुरेश जी, चलो अब ठंडा हो जाओ थोड़ा सा। मैं नहीं घुमा ना, इस बात को घुमाओ मत। आप कह दो समझौते में सरकार नहीं चलाई, तो मैंने जितने नाम लिए हैं आप नकार दो। अगर आपने इनके साथ सरकार नहीं चलाई तो आप बता दो। एक समय ऐसा था जब गठबंधन की राजनीति सब दलों ने की है, उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा, आपने भी की तो है। हमारा गठबंधन, फिर हमारा गठबंधन अहंकारी कैसे हुआ? आप पवार के साथ सरकार चलाए महाराष्ट्र में, वो तो ठीक, हर समझौता करें तो गड़बड़। आप शिवसेना के साथ सरकार चलाए वो तो ठीक, हम शिवसेना तो हमारे साथ में है तो वो देशद्रोही हो गई। आपके कहने से देश का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना। इस देश को समानता का अधिकार मिलेगा, सब लोग बराबर होंगे, सब लोग तरक्की करेंगे, सब लोग ऊपर उठेंगे, तब ये देश ताकतवर बनेगा। आपका जो सोच है ना, उससे तो ये देश खंड खंड होने की स्थिति आ रही है। इनका निबंध पूरा, नहीं सुनूंगा मैं बोलूं अब? बोले। हमारे देश में जाति एक ऐसी चीज है जो वास्तव में कभी नहीं जाती है ना। ये हर एक के मन में थोड़ा बहुत बात हो रही है। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, जातिगत जनगणना के आंकड़ों का उपयोग और दुरुपयोग क्या हो सकता है, उसके सामाजिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर और दुरअसर पड़ सकता है। मान लो हमने एक आंकड़ा लिया कि हमारे एक, वैसे कह रहा हूं मैं कि 200 जातियां निकल के आई बाहर। 200 में से किसी का 0.5% है, किसी के 5% है, किसी की 3% है, किसी की 10% भी है। तो क्या मैं आपसे ये सीधा सवाल कर रहा हूं कि 10% वाले को ज्यादा संसाधन, ज्यादा नौकरियों में आप दोगे और 0.5% वालों को कम दोगे? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या नेहरू जी की उस बात से विड्रॉ कर रहे हैं आज कि जो 1951 में उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना से समाज में विभेद फैलता है? आप राहुल गांधी जी के भाषा से सहमत हैं या नेहरू जी की भाषा से सहमत है? मुझे तो इतना सा बता दीजिए आप। मैं बोल लूं क्या? आप जनगणना की मैं बोल लूं ना? नहीं, गोविंद जी कह रहे हैं मेरे को बोलने के लिए, तो मैं बोलो कि नहीं बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी नहीं रुकिए सुरेश जी। आप उनकी संख्या की गणना करवाते, हमें अच्छा लगता कि हाँ चलिए देश की चिंता आपको। आप कहते हैं हमसे रोहिंग्या कितना है, जरा गिन के बताइए आप हमें। आप हमें कहते हैं बांग्लादेशी कितने हैं, आप हमें गिन के बताइए।
उनको हम निकालना चाहते हैं, पर अब वो नहीं 10 बोलेंगे। साल से क्या कर रहे हो आप? क्यों नहीं गिन रहे 10 साल से? आपको 10 साल हो गए, 6 साल पहले राज कर लिया। क्यों ना बोलो? कांग्रेस 75 वर्ष में से केवल 50 वर्ष राज किया। क्या किया 25 वर्ष में? ये देश को पागल मत बनाओ। 9 वर्ष में गिनती गिना देते, 9 वर्ष हो गए गिनती गिनाते। आपने 9 वर्ष में क्या किया उसका हिसाब बताओ। हमसे क्या पूछ रहे हो? राज तो आप कर रहे हो। बोलो मैडम, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सुरेश लिख जी लीजिए, का ऑडियो बंद कर दीजिए, वन जवाब दीजिए ना, अच्छा लगेगा। प्लीज दर्शकों सुरेश का जी का समय ऑडियो बंद कीमती है, कर दीजिए। दर्शकों का सुरेश जी समय बीच में कीमती नहीं है, आप बोले, उसे समय को सुरेश बर्बाद जी ना बीच में करें। नहीं सब दर्शक एक सुरेश जी उम्मीद बीच लगा के में नहीं बैठे हैं, बोले। मैं बोलूं जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। मत बोलो। मैं आपके बीच में नहीं आपको बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। गोविंद जी मेरी आप बात बोलिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप बोलिए। मुझे मैडम क्या मुझे फ्लो छूट जाता है। देखिए, भाषा बिल्कुल, और बिल्कुल। भाषा और क्षेत्र में बांटने का काम किसने किया? कांग्रेसी ने किया। मजहब के नाम पे, आज हम पे कह रहे हैं, मजहब के नाम पे देश के 2 टुकड़े करा दिए इन लोगों ने। आज ये कह रहे हैं कि बांटने का काम हम कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमने देश को आजादी दिलाई, तो देश के टुकड़े किसने किए? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू थू, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी उसकी। आजादी की बात करते हो तो आप कहते हो हमने शहादत दी है, आपके गार्ड ने आपको मार दिया, आप शहीद कहला दिए, खुद को खुद भारत रत्न ने दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप ओबीसी की चिंता कर रहे हो ना, कितने कांग्रेस के अध्यक्ष आपके इतिहास में ओबीसी या दूसरे समुदाय से रहे? कितने प्रधानमंत्री आपने ओबीसी समुदाय से बनाए? कितने महत्वपूर्ण पदों पे आपने ओबीसी या दूसरे समुदायों को दिया? आपने परिवारवाद की राजनीति की है। अरे मैं बोलना नहीं चाहता उन मुद्दों पे, आप घेर घार के मुझे उन्हीं मुद्दों पे बुलवाना चाहते हो। नहीं, नहीं, ठीक है गोविंद जी। आपका कहना है कि आप समाज में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं और बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना से वैमनस्य बढ़ेगा, इसलिए आप इसके पक्षधर नहीं है बीजेपी। सवाल ये है राजीव जैन जी एक कि लाइन और इस बोल दूं वक्त मैडम, जी, मैडम एक जी। लाइन और बोल दूं। ये अभी हाँ, जो हमारे राजीव जी ने कहा था कि सभी पार्टियां जातिगत जनगणना पे टिकट देती हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, हमारी पार्टी भी देती है। देखिए क्या होता है राजनीति में, अब इन्होंने ओबीसी की पीछ बिछा दी, बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना भाई, हमको संत महात्मा थोड़ी, हमें भी जीतना चुनाव, अब काउंटर अटैक तो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये राजनीति का जो कहते हैं कि निचले स्तर की राजनीति करते हैं ये लोग, मजबूरन हमारे जैसी पार्टियों को भी गाहे बगाए, मजबूरन हमको भी कुछ ना कुछ अंश में उसी मात्रा में निर्णय करना पड़ता है। जी जी। संत महात्माओं के बिना आपकी पार्टी चल नहीं पाएगी, इसलिए आप ये मत बोले कि संत महात्मा नहीं है हम लोग। बीजेपी का आप पूरी इक्वेशन और कैलकुलेशन जो है ना उसको चोट पहुंचा सकते हैं। बहरहाल राजीव जैन जी मुद्दा ये है कि अब हम चुनाव के मैदान में हैं और चुनाव के मैदान में राहुल गांधी, इंडिया अलायंस, विपक्ष जितना भी है, बीजेपी के खिलाफ जितना भी विपक्ष एकजुट है, आज इस देश के हर नागरिक को उसका आत्मसम्मान दिलाने के लिए इस जातिगत जनगणना के विषय को लेकर आ रहा है। मुद्दा ये है कि आत्मसम्मान का विषय इस देश का नागरिक इसे बनाएगा। इस सेमीफाइनल के मैच में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जो बाकी राज्य हैं चुनाव के, तेलंगाना। देखिए मीना जी, पूरी तरीके से ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे असली लड़ाई तो क्या 2024 में लोकसभा चुनाव की है। उस लड़ाई को देखते हुए ये राजनीतिक दल जो गैर भाजपाई दल हैं, उन्होंने भाजपा की तोड़ के लिए, जो मैं पहले भी कह चुका, ये एक जाति का मुद्दा सामने लाए हैं कि निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में एक बड़ा समुदाय जो हिंदू वर्ग है उसको भाजपा ने कहीं ना कहीं एकजुट किया है, वो उसके पक्ष में कहीं खड़ा हुआ है। तो अब जो दूसरे गैर भाजपाई दल हैं उनको लगता है कि भाजपा को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, तो उसके लिए वो जातीय काट उनके सूट करता है, तो उस रूप में वो चीज लाए हैं। तो ये राजनीति है। सुरेश जी और गोविंद जी दोनों अपनी अपनी पार्टियों की बात रख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इससे भला होगा, नफा होगा, नुकसान होगा, किसको होगा, किन जातियों को होगा। मैं एक छोटा सा और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे शेड्यूल कास्ट है, एससी है, उसके सीटों की रिजर्व संख्या है, उसके आंकड़े भी हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति में कई उपजातियां हैं, लेकिन उस अनुसूचित जाति की भी जो डोमिनेट करने वाली जातियां हैं वो ही हर जगह हावी हो जाती हैं। कहीं आपने देखा कि किसी वाल्मीकि को किसी कांग्रेस ने या बीजेपी ने
बीजेपी ने जरूर एक बार राज्यसभा सदस्य राजस्थान से बनाया था कृष्ण वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि समुदाय भी एक अनुसूचित जाति का एक हिस्सा है, लेकिन उसको कभी कांग्रेस ने या और दलों ने कभी इतना प्रेफरेंस नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया उस वर्ग को। लेकिन उसमें भी जो डोमिनेट करने वाली जातियां हैं जैसे बैरवा, मेघवाल, रेगर, उन जातियों के उनके जहाँ संख्या बल ज्यादा होता है तो वहां उनको टिकट दिया जाता है। कभी वाल्मीकि को किसी चुनाव में टिकट बहुत कम, एक आध दो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, वहां दिया हो। लेकिन ये सब चीजें आने वाले समय में जातियों के बीच में आपस में विभेद पैदा करेंगी, इनमें आपसी संघर्ष भी बढ़ सकता है, जो मुझे आने वाले समय का मतलब 10-20 साल बाद जिस तरीके से जनगणना मान लो हो भी जाती है, तो जो ज्यादा संख्या वाली जातियां हैं जब वो पिछड़े वर्ग से हैं, अब जब पिछड़े वर्ग से बात हुई कि ओबीसी से प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ओबीसी वर्ग से है। ओबीसी मतलब किसी में कोई जाति नहीं होती, या ओबीसी में कोई एक ही जाति नहीं है, या किसी उसको एक कास्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता, वो एक वर्ग है, उसमें से आते हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, उसमें भी विभेद हो जाता है कि साहब ये उसमें बड़ी जाति का है, ये उससे छोटी जाति का है। लेकिन ये संघर्ष वाली स्थिति जातीय संघर्ष वाली भविष्य में हो सकती है, लेकिन इसका समाधान भी राजनीतिक दलों को निकालना होगा। लेकिन आप निश्चित मानिए लोकसभा चुनाव के बाद ये सब मुद्दे हवा हो जाएंगे, ना कोई जातीय संगठन की बात करेगा, सब चीजें अपने अपने ढर्रे पे वैसे ही चलने लग जाएंगी। मीना जी। महेश शर्मा जी, तब तक जनता उद्वेलित होगी, राजनीतिक दल जनता को उद्वेलित कर पाएंगे, अपने पक्ष में बड़ा जनाधार बनाने में जनता को हथियार बना पाएंगे? देखिए बात ये वाली जो बात आ रही है ना कि ये सत्ता में भागीदारी करने के लिए कर रहे हैं या उस वर्ग विशेष की भलाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अंतरधर्मीय और अंतर जाति विवाह जो हो रहे हैं, वहाँ खापों की पंचायत और इस तरह के जो मतलब उनको कितना तो उन कपल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और उनके कल्याण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए इन्होंने क्या योजनाएं बनाई है, ये नहीं है। मंत्र दिए हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता क्या है समाज में, हकीकत क्या होती है। और फिर हम चुनाव लड़ते समय हम जाति के जो सबसे ज्यादा जाति वाले लोगों को हम टिकट देंगे, चाहे आप में कहीं भी कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी मतलब व्यक्तित्व आपके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, लेकिन उसका महत्व नहीं है क्योंकि वो जीता हूं नहीं। तो जब हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते उसको स्वीकारते नहीं है, ये जब धारणा रहेगी तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़े आदर्श की बात होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना इन चुनाव के दौरान ही इसकी आवाज क्यों उठ रही है, इससे पहले भी तो उठ सकती थी। 2021 से क्यों नहीं हुआ इसका? 2021 में ये मांग क्यों नहीं हुई है कि जातिगत मतगणना करवाई जाए? ये 2000 आते आते 2024 में जाकर के ये बड़ी 23 में आके ये उठने लगी है, और उसी में अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से मतलब उसकी गणना करवा, और उसमें दलित और दलित महादलित, अब इस तरह की व्याख्या हो रही हो तो आप तो ही मान लीजिए कि अगर आपको मतलब अगर देश का संचालन देने किसी को भी देने की दी जाए तो वो ये देखेगा कि इस समय देश को मैं चलाऊं, देश के विकास को लेके जाऊं, या इनकी जातिगत गणना के आधार पे अयोग्य लोगों को भी बिठा दूं सत्ता में, उनको भागीदार बनाऊं। तो सारे परिणाम देखे हुए हैं और समाज ने जो देखे हैं, तो इसको व्यक्तिगत इस चीज को जो हमारी कमियां हैं, समाज में असमानताएं दूर करने की बात स्वीकार है, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए जो बार बार में जो है ना योग्य अयोग्यता उसका कोई ध्यान नहीं देना, तो इसकी तरफ भी देखना चाहिए। जातिगत होनी चाहिए, मैं ये इसका विरोधी नहीं हूं कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, ताकि ये मालूम पड़े कि किसको कितना लाभ मिला। आज एक बात बताइए, जिनको भी रिजर्वेशन मिला है वो क्रीमी लेयर इसके उसका वही फायदा उठा रहा है। उसमें भी अगर देखा जाए तो एक सामान्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कितना लाभ उठा पा रहा है।
कुछ परिवार ही तो उसका लाभ उठा पा रहे हैं। और आरक्षण इसलिए है कि उसकी शासन और प्रशासन में दोनों में भागीदारी बढ़े, और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसका सभी काल खंड उसका तय किया गया था, तो हम किस दिशा में और सारे निकल गए, कालखंड तो सारे निकल गए। आज तो हम 1947 से भी पीछे चले गए, ऐसा लगता है आज। तो ये वाली जो चीजें हैं, 1947 से पीछे जाने के लिए हमने इतना आगे बढ़ने का रास्ता तय किया था। राजीव जैन जी, आप कुछ बोल रहे थे। राजीव जैन जी के यहाँ कुछ तकनीकी इशू है। सुरेश चौधरी जी, आप महेश जी को सुन रहे होंगे, और जो बातें अभी तक हम कर चुके हैं प्लीज उनको दोहराइएगा मत। मुद्दा ये है कि इस वक्त चुनावी माहौल में ही पार्टी को, कांग्रेस को और आपके अलायंस को ये मुद्दा उठाना, क्योंकि इसको उठाने की अब कोई सार्थकता नहीं है। यानी कि इसको उठाने से अब काम तुरंत होगा नहीं, जितना काम में समय लगता है। 2011 में आपने की, 14 तक आपकी सरकार थी, काम पूरा नहीं हुआ ये आपने माना। तो काम पूरा जब उस समय नहीं हुआ तो आपको ये मांग पहले करनी चाहिए थी। जैसे आप कहते हैं कि बीजेपी को 9 सालों में ये याद नहीं आया, अब चुनाव के वक्त याद आ रहा है। ये पहले क्या कर रहे थे, महिला बिल पहले क्यों नहीं लेकर आए? तो अब आप चुनावों से पहले इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इससे पहले आपने इस पर नजर नहीं डाली। ऑडियो 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 अपना नहीं आ रही है अभी आपकी आवाज। हाँ, अब आ रही है। मीना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको एक अखबार के हेडलाइन बताता हूं आज। इनके भैरू सिंह जी इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब रहे ना। उनके दामाद आज उनका आपने स्टेटमेंट देखा अखबारों में, अपन ने सबने देखा, गुलाम वंशज को टिकट कैसे दे दी। जो विद्याधर नगर में टिकट दी उसमें बड़ा साफ बोला उन्होंने कि गुलाम वंशज को। तो वो वो जब सांसद बनी तब क्या थी, उससे पहले सवाई माधोपुर विधायक बनी तब, वो तो मैंने नहीं कहा ना, मेरी पार्टी ने नहीं कहा ना, वो तो राजवी जी ने कहा ना। तो अब इनकी मंशा कैसी है, एक छोटे से उदाहरण से आपकी बात के समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, मैं महेश जी भाई साहब की बात से पूर्ण सहमत हूं कि ऐसी व्यवस्था बने आरक्षण का, जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया तो दोबारा उस परिवार को कभी लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल हो गया, उसने एक स्थान पा लिया। जिस परिवार को, जिस घर को, जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। मैं कह रहा हूं, बात कर रहे हैं क्या मैं चला रहा हूं ना, अनुमत कह रहा हूं ना। तो मैं कोई मैं आपकी तरह पर्दे के पीछे अलग और पर्दे के आगे कहने वाली बात दो थोड़ी है। मेरी तरह वो नहीं है। आपने कहा था हम आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, भाई ये कहते ना, आप देश में आखिरी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना, ये कहते आदिवासी का नाम तो लिया। अभी आपने उपराष्ट्रपति का नाम आपने ओबीसी बोला। आप बोलना ये चाह रहे थे जाट को बना दिया, ये भी बोलते हैं आप। अरे सुरेश जी, वो जाट था इसलिए नाम नहीं निकला आपसे, नहीं तो नाम भी निकल जाता। जाट बोलने में हमें कहाँ दिक्कत है भाई? जाट है तो जाट ही रहेगा, छिपा ही रहेगा, उसमें कहाँ दिक्कत है? अरे भाई आपने तो कहा ओबीसी क्यों कहते ना यार, है ना, वो जाट है, विषय नहीं बताते। अरे वो जाट बाद में, मैं जाट मत कहो उसको, वो देश के उपराष्ट्रपति है, वो देश के राष्ट्रपति है, वो देश के प्रधानमंत्री है। आपने उनके लिए जाति से मत जोड़ो, उनको जाति से, धर्म से, वर्ग से मत जोड़ो। वो इस राष्ट्र के मुखिया है, वो इस राष्ट्र को एक और अखंड रखने के लिए उन जाति सबसे शपथ ले ली उन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। आपने वो बोल दिया जो आप तय करके आए थे कि मुझे तो बीजेपी को घेरने के लिए इतनी सारी बातें बोल के आनी है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये टाइमिंग आपकी कुछ गड़बड़ है, ये आरोप लगा रहे हैं आपके वो आरोप मत लगाओ मीना जी। सुबह का भूला शाम को भी घर आता है, सुबह का भूला शाम को भी घर आता है।
तो उसको बुरा नहीं समझते। हम तो ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं आपने इस टाइम क्यों उठाया ये हमारा अधिकार है, हम किसी के लिए कब भी कोई बात उठाए। अब इनको ये खराब लग रही है तो ये कह दे हम ओबीसी को नहीं चाहते, हम ओबीसी के खिलाफ है, कह दे ना। गोविंद जी अभी कह दे, आपके ही चैनल पे कह दे कि हम ओबीसी वर्ग को कतई नहीं चाहते, कह दे, मतलब स्वीकार कर लेते, हमारे क्या दिक्कत है, कह दो कि ओबीसी को नहीं चाहते हम। तो ओबीसी स्वीकार कर लेंगे छिपा जी भी हम आपके तो साथ ही हैं। ओबीसी जनगणना के जो दुरुपयोग आप लोग करना चाहते हैं उसके खिलाफ हैं। करेंगे नहीं, आप चिंता ना करो छिपा जी, आप तो जानते हो, छिपा जी आप तो ये जानते हो, ये वही राष्ट्र है, ये वही राष्ट्र है कि मटके के हाथ लगाने से छूट हो जाता था। अरे छिपा जी सुनो, अपन मटके के हाथ लगाते थे तो वो मटका छूट हो जाता था, गिलास के हाथ लगाते तो वो गिलास अछूत हो जाता था, उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। ये कांग्रेस है आज जिसकी समानता लाई, आप भूल रहे इस बात को। मैं कह रहा हूं इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जाति का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जाति का अरे ये काम आप करते हो ना, ये आप करते हो मेरे भाई, हम नहीं करते। आपको जरूरत पड़े तो आतंकवादी भी हीरो, अरे आपको जरूरत पड़े तो आतंकवादी हीरो, आपने बोफर्स की आपने भाषा देखो, मैं क्या बात है, भाषा देखो, मैं बोखलात नहीं है मेरी क्या बात। अरे आप किसके, मैं कह रहा हूँ आपकी भाषा क्या गलत है, क्या शब्द बोला मैंने आपको, मैंने आपको क्या बोलता, आपने एक बोफर्स पे ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। सुरेश जी बार बार विषय से भटक जाते हैं और विषय में बने रहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे पास समय कम होता है, हमारे दर्शक उस विषय की गंभीरता को समझना चाहते हैं। बस आखिरी टिप्पणी आपकी छिपा जी, एकदम आखिरी टिप्पणी। देखिए, किसी को भी केवल जाति के आधार पे ही, चाहे वो अभी शायद राजीव जी कह रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री की यही चिंता रह जाएगी कि अयोग्य व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं सेट करना है, अगर जातिगत जनगणना के आधार पे ही हमने उनको प्रतिनिधित्व देना शुरू किया, अगर कर दिया तो। इसलिए जातिगत जनगणना अगर होती है तो इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, जैसे मंडल कमीशन में हुआ। आज कुछ जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही कि नहीं उठा रही, बाकी उसमें तमाम जातियां हैं वो अब नेपथ्य में चली गई हैं। इसी तरह की बात ओबीसी समुदाय के साथ भी हो जाएगी, कुछ जातियां हावी हो जाएंगी। इसलिए मैं अभी इस पे मैं कहता हूं कि केवल इस बात का कि वो फलाने समुदाय से है इसलिए उसको उस पद पे बैठा देना चाहिए, मैं उसके बात के खिलाफ हूँ, और इस समुदाय से है इसलिए उस पद पे नहीं बैठाना चाहिए, मैं उस बात के भी खिलाफ हूँ। मैं इस बात को पुरजोर समर्थन करता हूं कि सब जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उसका मैकेनिज्म कुछ और होना चाहिए, ये मैकेनिज्म बिल्कुल गलत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा इस वक्त देश की राजनीति में एक लहर बनाने की जो कोशिश कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा की जा रही है, भारत की जनता उसे कितना बनने देगी और ये जनता के दिल तक कितना उतर पाएगा और इसे वोट में तब्दील करने में कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी, बीजेपी इस मुद्दे पर किस तरह आगे बढ़ेगी, ये आने वाले समय में हर दिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, चर्चा का ये विषय बना रहेगा, देश में बहस होती रहेगी। और चर्चा और बहस दरअसल तार्किक जब होती है तो हम किसी भी विषय पर नतीजे पर पहुंचते हैं, ऐसे नतीजे पर जिससे सकारात्मक रास्ते तय किए जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।